तो देखिए यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि हर हफ्ते आपको एफटीआर का किस तरीके का मेंटेनेंस जो है वो परफॉर्म करना है। अब हम बात करते हैं हर महीने, जी हाँ, मंथली बेसिस पे आपको एफटीआर का किस तरीके से देखभाल करनी है, किस तरीके से उसका रखरखाव करना है। एक एक पॉइंट को हम डिस्कशन करेंगे। 3 पॉइंट इसके अंदर आते हैं। पहला पॉइंट है कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर जितनी भी केबल्स यूज हो रही है, जितने भी कनेक्शन हो रहे हैं जो कि उसके पावर तक जा रहे हैं, उसको आपको सिस्टमेटिक हर महीने चेक करना है। कई बार ये होता है कि लैब के अंदर कभी कोई चूहे आ जाते हैं, आप नहीं चाहते कि चूहे आए, बट कभी गलती से कभी कोई चूहा एंटर हो गया, वो केबल को काट देगा। केबल को काटने से क्या हो सकता है कि वो कटने की वजह से कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या कई बार एक बहुत बड़ा फॉल्ट भी हो सकता है, जिससे कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर जितनी भी प्लेट्स यूज़ हो रही हैं, प्लेट्स जो कि यहाँ पर ऐसे डिटेक्टर की यूज़ होती हैं, उन प्लेट्स के जितने भी सेंसर्स होते हैं ना, वो डैमेज हो जाते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो सॉफ्टवेयर से कनेक्ट नहीं होता है, और वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जितने भी डिटेक्टर्स होते हैं, ये सेंसर्स पर काम करते हैं, ये प्लेट्स होती हैं, और इन प्लेट्स के अंदर ये कार्ड होते हैं, इसके अंदर वो कार्ड के अंदर दिक्कत आ जाती है। तो आपको हर महीने जितनी भी केबल्स यूज़ हो रही है इंस्ट्रूमेंट की, उसको हमेशा चेक करना है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए। सही, जी हाँ, अर्थिंग अगर नहीं होगी आपकी लेबोरेटरी की साथ, तो हो सकता है कि कोई भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन अगर होगा तो उसकी वजह से भी आपके इंस्ट्रूमेंट को दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ इन्वर्टर सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, तो आपको इंस्ट्रूमेंट को इन्वर्टर सपोर्ट देना ही देना है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि आपके इंस्ट्रूमेंट को वोल्टेज सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो वोल्टेज किस तरीके का वोल्टेज इंस्ट्रूमेंट का रिक्वायर्ड है, वो साइड में मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो इस तरीके की आपका होना चाहिए वोल्टेज, जो भी लेबोरेटरी के अंदर आपका इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है उस लेबोरेटरी का। अर्थिंग आपको करा लेनी है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, जो वोल्टेज आप साइड में देख रहे हैं यही वोल्टेज होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अगर वोल्टेज आपकी लेबोरेटरी के अंदर होगा तो आपके इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो ये चीज़ आपको पहले ही ठीक करानी है। साथ ही साथ आपकी लेबोरेटरी के अंदर जितने भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं, उन सभी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट को आपको बैकअप देना है, किसका, इन्वर्टर का। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी आपके इंस्ट्रूमेंट के मेंटेनेंस में। साथ ही साथ हर महीने जितने भी ऑप्टिकल मिरर्स इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूज़ हो रहे हैं उनको आपको क्लीन करना है। आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या पानी कपड़े में पानी लगा के क्लीन, नहीं, आपको सॉल्वेंट का यूज़ करना है। चाहे तो आप आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का यूज़ कर सकते हैं, और किसमें, जितने भी मिरर्स इसमें यूज़ हो रहे हैं उनको क्लीन करने में। चाहे तो यहाँ पर जो मिरर लगे हैं उनको भी क्लीन करिए, और इंस्ट्रूमेंट को खोल के इंस्ट्रूमेंट के अंदर जितने भी मिरर्स लगे हुए हैं उनको भी एक बार महीने में क्लीन कर लीजिए। प्रॉपर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को यूज़ कर सकते हैं, एसीटोन को यूज़ कर सकते हैं क्लीनिंग पर्पज़ के लिए। वाटर का यूज़ ना करें। वाटर क्या होगा कि वो तो अपनी एक लेयर जमा देगा मिट्टी की, तो वो तो और बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। या तो फिर आप कोई सॉल्वेंट ही यूज़ ना करें, आप केवल जो हमारा सूखा कपड़ा होता है, अच्छा वाला सूखा कपड़ा लें, गंदा कपड़ा नहीं लें। उस सूखे कपड़े से भी आप इन सारे मिरर्स को क्लीन कर सकते हो, और ये क्लीनिंग आपको जो है वो हर महीने करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, हर महीने इंस्ट्रूमेंट के अंदर जितने भी मिरर्स लगे हुए हैं उनकी क्लीनिंग परफॉर्म करनी है। साथ ही साथ देखिए, जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल बता देता हूँ, सॉफ्टवेयर अपडेट करना भी ज़रूरी है। ये आपको हर महीने देखना है। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाते हैं तो जो आपकी कंपनी होती है जिसका भी इंस्ट्रूमेंट है वो आपको अच्छा खासा चार्ज करेगी। तो कोशिश करें कम से कम ये कि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट मंथली, तो मैं नहीं बोलूँगा, बट फिर भी आपको एक चीज़ चेक करनी है कि अगर इस इंस्ट्रूमेंट के सॉफ्टवेयर के अंदर कोई अपडेट आ गया है और वो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रही है, तो आप उनसे ऑनलाइन जुड़ के उस सॉफ्टवेयर में अपडेट करवा सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा होगा। आपका इंस्ट्रूमेंट की जो स्पीड होगी वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी। बट अगर आपका इंस्ट्रूमेंट काफ़ी पुराना हो गया है, 5 साल 10 साल का हो गया है, और अभी वो विंडोज़ के जिस वर्जन पे चल रहा है, तो कम से कम आप उसको अपडेट करवा लीजिए। क्योंकि अगर आपका विंडोज़ में विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है, उस पर अगर सॉफ्टवेयर चला जाएगा ना, तो उसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी होगी और आपका इंस्ट्रूमेंट भी बहुत ही स्मूथली काम करेगा। ठीक है, जैसे कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, ये 18 साल पुराना हो चुका है। तो अभी जो इसका सॉफ्टवेयर था वो XP पे चल रहा था। आप जानते हैं कि XP जो है वो अब डिसकंटिन्यू हो गया है। तो अभी हमने उस सॉफ्टवेयर को वापस से इंस्ट्रूमेंट को वापस से अपडेट करवाया है, और अब विंडोज़ 7 के अंदर वो सॉफ्टवेयर जो है वो रन हो रहा है। ठीक है, हमारे पास ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की CD भी अवेलेबल है जो कि इंस्ट्रूमेंट के साथ आई थी, तो हमने उसको करवाया है, जिससे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट की स्पीड थोड़ी सी अभी फास्ट हो गई है। बट इसके अंदर अभी दिक्कत आ रही है, जिस वजह से हम इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर टाइम पे आपको अगर ये पता चले, कंपनी के थ्रू भी पता चल सकता है कि अगर कोई अपडेट आया है सॉफ्टवेयर का, तो आपको समय रहते हुए हर महीने ये चेक करना है, और अगर आ गया है तो आपको सॉफ्टवेयर को अपडेट भी करवाना है। यहाँ पर देखिए, मैंने जो आपको बताया कि आपको सारे मिरर्स को क्लीन करना है, तो मिरर के साथ में आपको बीम स्प्लिटर को भी क्लीन करना है। जितनी भी पार्ट आपको मिरर रिलेटेड लग रहे हैं, ग्लास रिलेटेड लग रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उसको आपको हर महीने क्लीन करना है। जी हाँ, कोशिश करें कि सॉल्वेंट का यूज़ करें। अगर सॉल्वेंट अवेलेबल नहीं होता है तो सूखा कपड़ा, साफ सूखे कपड़े से भी आप उसको
क्लीन कर सकते हैं, बट वो थोड़ा मखमली कपड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप कोई हार्ड कपड़ा ले लें और वो ग्लास को या मिरर को आपने उससे साफ कर दिया तो उसमें स्क्रैचेस आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर स्क्रैच आएंगे तो भी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल कोई मखमली कपड़ा लेके सारे मिरर्स को हर महीने एक बार क्लीन करना है। अगला जो मेंटेनेंस है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मंथली बेसिस पे आपको किस तरीके के मेंटेनेंस करने हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्वार्टरली बेसिस पे, मतलब हर 4 महीने के अंदर आपको इस इंस्ट्रूमेंट का क्या क्या मेंटेनेंस परफॉर्म करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 इस तरीके के मेंटेनेंस होंगे जो आपको हर 4 महीने के अंदर परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले आपको जो हमने सिलिका जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर रखी हुई है, जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्व करने की, उसको चेंज करना है। ठीक है, अगर देखिए मैंने तो आपको बताई है कि डेली बेसिस पे आपको ये चीज़ चेक करनी है कि सिलिका जो है वो सिस्टमेटिक वे में रखी है कि नहीं रखी है। फिर भी 4 महीने के अंदर आपको पूरी सिलिका को रिमूव करके हटा के कोई नई सिलिका जो कि यूज़ होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्व करने के लिए, या अच्छी से अच्छी क्वालिटी की अगर आपको सिलिका मार्केट के अंदर अवेलेबल हो तो वो आपको यहाँ पर रखनी है। ये तो 4 महीने के अंदर आपको करना ही करना है कि जो भी सिलिका इसके अंदर रखी हुई है, भले ही आप डेली बेसिस पे उसको चार्ज भी कर रहे हैं हीट करके, फिर भी आपको उसको हटा देना है और नई सिलिका जो कि चार्ज होगी वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर रखनी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो मॉइस्चर की वजह से ही आती है। तो 2 चीज़ें आपको करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपका FTIR बहुत ही स्मूथली काम करे, बहुत ही सिस्टमेटिक काम करे। पहली, सिलिका को डेली बेसिस पे चेक करना है, साथ ही साथ इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को ग्लास के केबिन से पैक कर देना है। ठीक है, जब भी आप इसको यूज़ करें तो यहाँ पर साइड में एक ढक्कन लगा दें, दरवाजा लगा दें, उसको खोलें, इसको भी खोलें और यूज़ करें और वापस उसको पूरा का पूरा जो ग्लास का जो चेम्बर है उसको पैक कर दें, जिससे कि डस्ट पार्टिकल्स जो मॉइस्चर होता है ना वो इंस्ट्रूमेंट में ना जाए, क्योंकि डस्ट और मॉइस्चर ही जो होता है वो अंदर जो मिरर्स लगे हुए हैं उनकी लेयर बनाता है, उनकी परत पे जाता है और इंस्ट्रूमेंट की एक्टिविटी में दिक्कत देता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा होगा वो होगा आपको हर 4 महीने के अंदर इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना है। स्टैंडर्ड का यूज़ करना है कैलिब्रेशन के लिए। जो भी स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए आपको उसको कैलिब्रेट करना है हर 4 महीने के अंदर, जिससे कि आपको पता चलेगा कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो एनालिसिस के लिए एक्यूरेट है कि नहीं है और सुटेबल है कि नहीं है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप इंस्ट्रूमेंट को हर 4 महीने के अंदर कैलिब्रेट करें और जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर अवेलेबल है उसी का ही आपको यूज़ करना है। साथ ही साथ हर 4 महीने के अंदर इंस्ट्रूमेंट के जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं, जितने भी मूविंग मिरर्स हैं, जिससे हम इंटरफेरोग्राम कहते हैं, उसको आपको चेक करना है। आपको इंस्ट्रूमेंट को ओपन करना है और ये चेक करना है कि जो मूविंग मिरर्स हो रहे हैं वो सिस्टमेटिक वे में मूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि उनके मूवमेंट में कहीं दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो लुब्रिकेंट्स को भी आप ऐड कर सकते हैं, जिससे कि जो उनका मूवमेंट है वो स्मूथली हो जाए और सिस्टमेटिक हो जाए, जिससे कि क्योंकि मिरर्स के मूवमेंट में अगर दिक्कत होगी तो सीधी सी बात है जो IR है वो उनसे नहीं टकरा पाएगी, जिससे कि वो आगे की तरफ ट्रेवल नहीं कर पाएगी, ना सैंपल तक पहुंच पाएगी। तो ये ज़रूरी है कि जितने भी मूविंग मिरर है वो सिस्टमेटिक वे में काम करें, उनका जो मूवमेंट है वो स्मूथली हो। तो यहाँ पर हमने डिस्कशन किया कि आपको हर 4 महीने के अंदर किस तरीके का मेंटेनेंस करना है FTIR का। अब हम बात करेंगे कि सालाना आपको इंस्ट्रूमेंट का क्या क्या मेंटेनेंस परफॉर्म करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 तरीके के मेंटेनेंस है। पहला है एनुअल इंस्पेक्शन। जी हाँ, आपको इंस्ट्रूमेंट का एनुअली इंस्पेक्शन करना है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस इंस्पेक्शन के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि सर्विस इंजीनियर को आप बुला सकते हैं, जो कि कंपनी का ऑथराइज इंजीनियर होगा। वो आपकी प्रेजेंस में इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर वे में चेक करेगा कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना स्मूथली काम कर रहा है, कितना एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट का क्या पोटेंशियल है। अगर भविष्य में अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई दिक्कत आएगी तो वो भी आपको बता देगा कि आप इस पार्ट को चेंज कर लीजिए या मंगवा लीजिए, क्योंकि इस पार्ट में आने वाले समय में दिक्कत आ सकती है। कोशिश करें कि जब आपका सर्विस इंजीनियर विजिट करे तो उन्हीं के साथ में ही इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन पे परफॉर्म कर लें, जिससे कि वहाँ पर आपको और भी चीज़ें पता चलेंगी, इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को भी आपको देख सकेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एनुअली इंस्ट्रूमेंट का इंस्पेक्शन करना है और साथ ही साथ सर्विस इंजीनियर की विजिट भी करवानी है। यहाँ पर देखिए, जब सर्विस इंजीनियर विजिट करे तो आपको जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आ रही हैं वो भी उनके साथ डिस्कस करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट की कोई एप्लीकेशन है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई सैंपल ऐसा है जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर सही रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ें भी, वो डाउट्स भी आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जब भी सर्विस इंजीनियर आपकी लैब में विजिट करें इंस्ट्रूमेंट के लिए, हम यहाँ पर FTIR की बात कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप एक बार और उनसे ट्रेनिंग लें और अपने डिपार्टमेंट या अपने कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, खासकर जो न्यू ज्वाइनी हैं, उनकी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेनिंग कराएं, उनकी हैंडलिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग कराएं। अगर वो लोग नहीं आ पाते हैं तो आप कोशिश करें कि आपके कॉलेज के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जो लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो M.Pharma कर रहे हैं, उनको भी आप लैब में इनवाइट कर सकते हैं और उनको भी इंस्ट्रूमेंट की ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं। और साथ ही साथ आपके जो लैब असिस्टेंट्स हैं उनको भी इंस्ट्रूमेंट की ट्रेनिंग दिलाएं, जो कि आप तो देते ही देते हैं, बट सर्विस इंजीनियर्स के ट्रेनिंग देने का तरीका अलग होता है, क्योंकि उनको पहले से ही
प्रॉपर वे में ट्रेन किया जाता है कि आपको इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से डेमोस्ट्रेशन देना है, आपको कैसे ट्रेनिंग देनी है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंस्ट्रूमेंट की ट्रेनिंग देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी सर्विस इंजीनियर की विजिट हो, आप अपने जूनियर्स को इंस्ट्रूमेंट की ट्रेनिंग जरूर दिलवाएं। साथ ही साथ जब सर्विस इंजीनियर इंस्ट्रूमेंट का विजिट करेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट को चेक करेंगे, तो आप एक उनसे क्वेश्चन पूछ लेंगे भविष्य में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा लग रहा है आपको जो दिक्कत दे रहा है, तो आप उसका रिप्लेसमेंट अभी से मंगवा सकते हैं, या उनसे कह दें कि सर आप प्लीज़ इसका रिप्लेसमेंट मंगवा दीजिए, या आप रखिए कि हमको बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको कॉल करेंगे। तो वो पहले से ही आप जिस भी पार्ट की रिक्वायरमेंट रखेंगे उसको पहले से मंगवा लेंगे, और फिर बाद में आप इंजीनियर की विजिट के थ्रू उसको आप चेंज करवा सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि सर्विस इंजीनियर की विजिट साल में एक बार होनी चाहिए, तभी आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्मूथली काम कर पाएगा। क्योंकि एज ए एनालिस्ट हमको इंस्ट्रूमेंट की इंजीनियरिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है। इंस्ट्रूमेंट अगर ख़राब हो जाएगा तो हमारे पास इतना नॉलेज नहीं होता है कि हम उसको ठीक कर सकें। वो कौन ठीक करेगा? वो इंजीनियर ही ठीक कर पाएगा। तो ये ज़रूरी है कि सर्विस इंजीनियर का आप विजिट करवाएं। चाहें तो आप कंपनी से कह सकते हैं कि ये डील कर सकते हैं, और ये मिल भी जाता है कि साल में एक प्रॉपर आपको कुछ पेमेंट करना है और सर्विस इंजीनियर साल में 2 बार विजिट करेगा। ये आप करवा सकते हैं और बहुत ही ईजिली हो जाता है। तो आप इस तरीके का MOU जो है वो साइन कर सकते हैं इंडस्ट्री के साथ। मतलब जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, FTIR यूज़ कर रहे हैं, वो लोग आपको काफ़ी कम कीमत पे सर्विस इंजीनियर विजिट अप्लाई करवाएंगे। तो ये वो सारे पॉइंट थे जो कि अगर आप फॉलो करते हैं FTIR के केस में, उसको उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने जो पॉइंट आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं, अगर आप उन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हुए इंस्ट्रूमेंट को मेंटेनेंस करेंगे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर सालों साल कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे इंस्ट्रूमेंट में अब इसलिए दिक्कत आई है क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट को अभी 18 साल हो चुके हैं, काफ़ी पुराना हो चुका है, इस वजह से अभी हमको दिक्कत आ रही है। बट हमने इसको बहुत सिस्टमेटिक वे में हैंडल किया है, जिस वजह से इसने 18 साल तक हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दी है। फिर भी मेरी कुछ टिप्स हैं जिसको आपको ध्यान देना है। सबसे पहले एनवायरमेंटल कंट्रोल। काफ़ी कुछ इस वीडियो के अंदर मैं पहले से एनवायरमेंट से डिस्कस कर चुका हूँ कि मॉइस्चर और डस्ट सबसे बड़े दुश्मन है इस इंस्ट्रूमेंट के, वो गलती से भी इंस्ट्रूमेंट में इंटर नहीं होने चाहिए। इसके लिए क्या क्या करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी इंजीनियर की विजिट हो, सर्विस इंजीनियर की विजिट हो, तो आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि FTIR के ऊपर काम करेंगे, आपके लेबर असिस्टेंट हो गए या जो जूनियर फैकल्टी हो गई, उनको आपको ट्रेनिंग दिलानी है। अगर सर्विस इंजीनियर अवेलेबल ना हो तो आपको ही ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर वे में इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग नहीं देंगे तो हो सकता है कि वो लोग आपकी जब आप प्रेजेंस नहीं होंगे तो वो लोग इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करेंगे। सही ट्रेनिंग ना होने की वजह से हो सकता है कि वो इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से हैंडल ना कर पाए और इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो आपको पहले से ही समय रहते इंस्ट्रूमेंट की ट्रेनिंग जो है वो लोगों को दे देनी है, आपके लेबर असिस्टेंट को देनी है, आपके जूनियर्स को देनी है, जो भी लोग इस इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं देंगे तो वो बाद में आपके एब्सेंस में वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे और कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको इंस्ट्रूमेंट का डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन करके रखना है। 2 रजिस्टर आपको मेंटेन करने ही करने। एक तो होगी लॉग बुक के अंदर आपको प्रॉपर कॉलम बना देने हैं कि इंस्ट्रूमेंट कब यूज़ हुआ, किसने यूज़ करा, कैसे यूज़ करा, कौन सी ड्रग थी, कितने बजे करी। आपको उनके साइन भी लेने हैं, डेट भी डलवानी है। ये बहुत ज़रूरी है। इस इंस्ट्रूमेंट की लॉग बुक या साइड में रखी हुई है। जो भी पर्सन या जो भी स्टूडेंट इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करता है वो लॉग बुक में पहले एंट्री करता है, उसके बाद वो यूज़ करता है। लॉग बुक से हम ये चीज़ चेक कर पाते हैं कि अगर इंस्ट्रूमेंट को कि इस इंस्ट्रूमेंट को कौन कौन यूज़ कर रहे हैं, किस लिए यूज़ हो रहा है। साथ ही साथ अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई दिक्कत आती है तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि लास्ट टाइम इस इंस्ट्रूमेंट को कब यूज़ किया गया था। तो पहला तो आपको लॉग बुक बनानी है। दूसरा, आपको इस इंस्ट्रूमेंट को डेडिकेटेड एक रजिस्टर बनाना है जिसमें इस इंस्ट्रूमेंट में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी में कब आया, कब इसको इंस्टॉल किया गया, इंस्टॉल करने वाले इंजीनियर कौन थे, उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम, उनका पूरा एड्रेस होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई दिक्कत आती है तो वो दिक्कत क्या थी, डेट के साथ सिग्नेचर होने चाहिए। दिक्कत आने के बाद हमने इंजीनियर से कब कॉल किया, इंजीनियर ने कब विजिट किया, इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक्चुअली में क्या दिक्कत थी, इसका क्या सॉल्यूशन निकाला गया, इंजीनियर ने रिपोर्ट क्या दी। ये सारी चीज़ें उस रजिस्टर के अंदर होनी चाहिए। इसको मैं बोलता हूँ इंस्ट्रूमेंट हिस्ट्री रजिस्टर। के आने वाले 10 साल के बाद भी अगर हम उस रजिस्टर को पढ़ेंगे तो हमको उस इंस्ट्रूमेंट की सारी हिस्ट्री पता चल जाएगी। हो सकता है कि मैं चला जाऊं, मेरे बाद जो कोई दूसरा पर्सन इस लेबोरेटरी में काम करने के लिए आएगा वो इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में सारी जानकारी उस रजिस्टर को पढ़ के देख लेगा कि भविष्य मतलब पहले भी इस इंस्ट्रूमेंट को क्या क्या दिक्कत आई थी। तो उस हिस्ट्री को पढ़ के भी वो समझ सकता है कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है और उसको ठीक कैसे किया जाता है। तो ये 2 चीज़ें आपको मेंटेन करनी है, ठीक है। और लॉग बुक को रोज चेक करना है। रोज तो नहीं होगा, मगर हर 4 महीने के अंदर आपको लॉग बुक भी चेक करनी है और वो हिस्ट्री रजिस्टर भी चेक करना है।
देखिए जब कोई नया इंस्ट्रूमेंट आएगा तो हिस्ट्री रजिस्टर में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट पुराना होता जाएगा वो इंस्ट्रूमेंट हिस्ट्री रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 2 रजिस्टर आपको मेंटेन करने ही करने हैं, ये चीज़ें आपको काफ़ी काम आएंगी। तो यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ जहाँ पर मैं जिस तरीके से मैंने FTR के मेंटेनेंस के बारे में आपको बताया है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड भी अगर मैं मेंटेनेंस की वीडियो बनाऊँ तो वो इंस्ट्रूमेंट कौन से होने चाहिए, इस रिलेटेड सजेशन आप नीचे कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं आपके दिए हुए इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यही बने रहिए मेरे साथ।